हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि आपने पीएचपी में काम कैसे करना है, ठीक है ना। उसके सर्वर को आपने कैसे यूज करना है, फाइल्स कैसे बनानी है, कोडिंग कैसे करनी है उसमें, ठीक है ना। अभी तक हमने सिर्फ उसका बेसिक ही पढ़ा था कि पीएचपी क्या काम करती है, उसके कुछ फीचर्स, कौन से सर्वर वगैरह हम उसका यूज कर सकते हैं उस पे, ठीक है ना। जैसे लोकल सर्वर की बात की थी, रिमोट सर्वर की बात की थी, वेबसाइट्स के बारे में पढ़ा था कि वेबसाइट्स टू टाइप्स की डेवलप कर सकते हैं, है ना। डायनेमिक हो सकती है और स्टैटिक। तो नेक्स्ट है कि जब आपने अपने पीसी पे काम करना है तो आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, किस टाइप से एनवायरनमेंट इसका डेवलप करना है, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ ये बात करेंगे कि कोई भी पीएचपी का सर्वर हो, उसके लिए आपको जैसे पहले उसको इंस्टॉल किया तो ऑलमोस्ट माई सिक्वल ही सपोर्ट करता है पीएचपी के सभी सर्वर को, और वो बाय डिफॉल्ट में इंस्टॉल हो जाता है, हमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे आपने डाटाबेस पे काम किया था तो उसके लिए एसक्यूएल सर्वर अलग से इंस्टॉल किया जाता था, है ना। इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है विद योर पीएचपी सर्वर। तो पीएचपी का सर्वर आपका कोई भी हो, बट बाय डिफॉल्ट में आपके पास एक, हम ये कह सकते हैं कि माई एसक्यूएल का डाटाबेस जनरेट हो जाता है। अब है कि पीएचपी की अगर आपने कोई फाइल बनाई है, कोई स्क्रिप्ट लिखी है, तो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, वो क्या मेथड है, ठीक है ना। तो उसका मेथड है कि आपने, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम एक पीसी की बात कर रहे हैं तो उस पर लोकल होस्ट की वर्ड यूज होएगा, ठीक है ना। लोकल होस्ट का मतलब है कि कोई बाय डिफॉल्ट में आपके पास एक सर्वर है, वो डज नॉट मैटर कि आपने वैम्प किया है, जैम्प किया है, या कोई और सर्वर जो भी आप यूपीएचपी के लिए यूज करोगे। बट बाय, जब हम कीवर्ड लोकल होस्ट यूज करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली उस सर्वर का यूज कर लेता है जो आपके पीसी पर इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। तो आपने आपके एड्रेस बार में ऐसे लिखना है http लोकल होस्ट स्लैश, ये टेस्ट वन इसने यहाँ लिखा है कि आप डायरेक्ट ये लिख दो। इसका मतलब कि आपको फाइल का नेम पता है। टेस्ट वन क्या है, आपकी एक फाइल है जो आप डायरेक्ट उसका नेम यूज कर सकते हो या पूरा पाथ दे सकते हो। जैसे ऊपर डायरेक्टरी लिखो पहले, है ना, मान लो कि इस फोल्डर में आपने सेव किया है, मान लेते हैं हम ऐसे, ये भी हो सकता है कि लोकल होस्ट में हमारा टेस्ट नाम का, या पहले आपकी डायरेक्टरी कौन सी आपने सिलेक्ट की है, ठीक है ना। यानी कि कहाँ आपने सेव किया है, सिंपल सी बात समझो कि जहां आपने सेव किया है हम उसकी बात कर रहे हैं पाथ में यूज करने की, ठीक है ना। जैसे आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, कोई फाइल बनाते हो वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, तो आप उसको एक पाथ देते हो ना कि कहीं ना कहीं जाके वो सेव हो जाएगी। तो इसमें आप पाथ भी बता सकते हो और डायरेक्ट उसका लोकल होस्ट के बाद उस फाइल जो आपने पीएचपी में लिखी है डायरेक्ट नेम भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये कह रहा है कि आपको वैम्प लिखने की जरूरत नहीं है। वैम्प क्या है, एक सर्वर है, ठीक है ना। आपको ये ऐसे www वैम्प ये सारा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोकल होस्ट का की वर्ड ही यूज करो तो भी डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है ना। अब है कि हम पीएचपी को एम्बेड करते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो बाय डिफॉल्ट में सिंटेक्स लिखा जाता है एचटीएमएल विद पीएचपी, तो वही यूज होता है, ठीक है ना। वैसे आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाय डिफॉल्ट में जो डिफॉल्ट का सिंटेक्स है उसमें क्या होता है कि हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। पीएचपी के लिखने का ये मेथड है बच्चे, ठीक है ना। आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन मार्क, फिर पीएचपी लिखोगे। जो जब उसको क्लोज करोगे तो पीएचपी नहीं लिखोगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट का यूज करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर पीएचपी लिखना है स्टार्टिंग में, एंड में आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट का यूज करना है, एंगल ब्रैकेट का, ठीक है ना। तो वो आपका जो भी सर्वर होएगा वो इस यहाँ से यहाँ तक के स्पेस में जितना आपने लिखा होगा कोड उसको ही इंटरप्रेट करेगा, उसको ही एग्जीक्यूट कराएगा। क्योंकि जो बाय बाद में आपने एचटीएमएल में कोई टैग लिखा है, बॉडी टैग लिखा है, कोई मैसेज लिखा है, या कोई आउटपुट डिस्प्ले की है, पिक यूज की हुई है, तो वो तो वेब ब्राउजर भी अपने आप एक्सेस कर लेते हैं उसको, ठीक है ना।
तो जो हमारा एक सर्वर होएगा उसका काम होएगा कि आपने जो PHP के अंदर कोडिंग की है उसको इंटरप्रेट करके आपको उसका आउटपुट देगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें आउटपुट नहीं मिलता, अगर आपका जो भी सर्वर है उसको इंटरप्रेट ना कर पाए, ठीक है ना। इसमें कंपाइल नहीं होता डाटा आपका कोड, हमने पहले पढ़ा था कि इसमें डायरेक्ट आपका इंटरप्रेट किया जाता है एक सर्वर के थ्रू। कंपाइल के लिए जो प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे आप ने सी में किया होगा, C++ में किया होगा, है ना, तो उसमें आपका कंपाइलर होता है, पहले कंपाइल किया जाता है कोड को, इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसमें .php की वजह एक्सटेंशन आप यूज करोगे जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे। जैसे आप HTML में वेब पेज बनाते हो तो .html और .htm, तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर आपके पास .php का ऑप्शन है, आपने उसको ही यूज करना है। अब लिखना कैसे है ये देखो, ये तो सिंपल HTML का कोड है यहाँ से यहाँ तक, है ना। आपने क्या किया, HTML स्टार्ट किया, उसमें हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं, ठीक है ना। कोई भी हम HTML में प्रोग्राम लिखते हैं, अगर आपने उसमें टाइटल देना है तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ हेड टैग, है ना। हेड टैग के अंदर यूज किया जाता है आपका टाइटल उसको टैग को, ठीक है ना। ये टाइटल क्या होता है, जो आपके एड्रेस बार के ऊपर ब्लू सी स्क्रीन होती है ना ऊपर जो दिखती है एड्रेस बार से ऊपर, उस पर डिस्प्ले होता है। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो उन्होंने अपनी वेबसाइट का कोई टाइटल दिया होता है जो ऊपर सबसे ऊपर डिस्प्ले होता है एड्रेस बार से ऊपर, है ना। कभी देखना जब आप ओपन करोगे, ये एक मैसेज है, क्योंकि ये बॉडी टैग किसमें काम करता है आपके HTML में, तो उसने एक मैसेज लिख दिया, वेलकम टू PHP प्रोग्रामिंग। यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, ये आपका PHP का है मेन, यहाँ से यहाँ तक। चलो अभी सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा, इको क्या है, इको एक ऐसा फंक्शन है जो आपके PHP में इनबिल्ट है। जैसे आप C++ में प्रिंट का यूज करते हो ना, प्रिंट एफ का, कोई वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, तो इन PHP यू हैव टू यूज इको, है ना। इको एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जो आपके मैसेज को प्रिंट कराता है। मतलब जो आपने इसमें वैल्यू लिख दी है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, डबल इन्वर्टर कोमा में। किसी भी लैंग्वेज में यही कंडीशन होती है बच्चों की, आप जब वैल्यू को किसी मैसेज को प्रिंट कराते हो ना, उसको डबल इन्वर्टर कोमा में आपने लिख दिया तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है ना। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि वो वैल्यू आपने किसी वेरिएबल में स्टोर की हुई हो तो आप उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो मैसेज देना है, कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, वो एक वेरिएबल के बेस पे करानी है या सिंपल करानी है। तो यहाँ तो इसने बंद कर दिया है, यहाँ इसने स्टार्ट किया था, यानी कि इस प्रोग्राम में सिर्फ 3 ही लाइन है PHP की, एक ये स्टार्ट वाली, एक ये एंड वाली, बीच में ये मैसेज वाली है जो मैसेज डिस्प्ले कराती है। यहाँ भी एक पी एक टैग है जो आप उसमें यूज कर सकते हैं HTML में, ठीक है ना। तो उसमें आपने एज ए पैराग्राफ रेस्ट ऑफ द कोड डिस्प्ले करा दिया है ना। ये बॉडी टैग यहाँ बंद हो गया, HTML टैग यहाँ बंद हो गया, तो जब कोड एग्जीक्यूट हुआ तो आपके पास ये आउटपुट आ गया। अच्छा देखो, इसमें दो मैसेज डिस्प्ले हुए हैं, वो HTML कोड का पार्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला। जो PHP का पार्ट है सिर्फ ये वाला है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ PHP कोड, है ना। देखो अगर आप ये वाली चीज नहीं लिखते ना तो भी ये वाला दूसरा HTML का कोड है, ये भी एक तरह से आपको आउटपुट दे देगा, बट उसकी एक्सटेंशन आपको तो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो क्या एक्सटेंशन है आपकी, .html या HTML इस टाइप से जो भी आपने यूज किया है। तो मतलब कि हम इसमें एक छोटा सा ही पॉइंट ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, HTML के अंदर हम PHP के कोड को एम्बेड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स लिखने का मेथड है कि हम ऐसे उसमें कोडिंग कर सकते हैं। दूसरा बच्चे शॉर्ट टैग्स और SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ऐसे लिखते हो इसको, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो, इसमें कह रहा है कि हमें PHP मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग
सेम है, बट एंगल ब्रैकेट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है ना। ये आपकी राइट साइड वाली है, ये लेफ्ट साइड वाली है, और जो ऊपर हमने लिखा था डिफॉल्ट सिंटैक्स के अंदर उसमें हमने पीएचपी भी लिखा था। तो अगर हम पीएचपी भी नहीं लिखते तो भी हमारा कोड काम कर जाता है। बट पीएचपी लिखने का बेनिफिट ये होता है कि हमें हमारे माइंड में ये रहता है कि कहाँ से आपने पीएचपी की कोडिंग की है और कहाँ से उसकी एंडिंग की है, ठीक है ना। अदरवाइज तो आपका जो सर्वर है उसको तो पता चल जाता है कि एंगल ब्रैकेट्स के बाद जो क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है और बाद में जब उसको क्लोज किया गया है तो उसके बीच की नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होती है, पीएचपी की स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो आप इको का मतलब, ठीक है ना, कि वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम इको फंक्शन का यूज करते हैं। इवेंट है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि सोर्ट टैग में भी आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, और जो डिफॉल्ट का सिंटैक्स है आप उसमें भी यूज कर सकते हो। देखो इसने क्या किया, एक वो बना दिया छोटा सा अपना इन फॉर्म बना दिया जिसमें आप वैल्यू लेते हो, ठीक है ना, कि नेम सिटी का ये है, इनपुट टेक्स्ट वगैरह ये है, और ये इसमें हमने पीएचपी का कोड एम्बेड कर। आगे आप स्क्रिप्ट भी टैग का यूज कर सकते हो, स्टाइल, क्योंकि जो पीएचपी है एज ए स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि जो आप लैंग्वेज यूज करते हो वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज कौन सी है, पीएचपी, ठीक है ना। जैसे आपने पहले अगर जावास्क्रिप्ट में यूज किया हो या सीएसएस में यूज किया तो वहां पर भी हम मेंशन करते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि हम स्क्रिप्ट स्टाइल फॉर्म में भी पीएचपी को यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि हमें बताना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू पीएचपी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे दूसरी लैंग्वेज है वो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे जावास्क्रिप्ट बताया था मैंने आपको, पाइथन बताया था, इस टाइप से, है ना। तो एएसपी तो उनमें भी मतलब यूज की जा सकती है, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके लोकल होस्ट कह लो या रिमोटली सर्वर है आपका वो कह लो, उसको बताने के लिए कि आपने किसको फॉलो किया है, पीएचपी या दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एएसपी स्टाइल में भी यूज किया जा सकता है बच्चे, एक, ठीक है ना, ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो उसमें इसका ये मेथड होता है कि आपने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर हम परसेंटेज साइन का यूज करते हैं, जो सिंपल था शॉर्टकट वाला, है ना, शॉर्ट वाला, उसमें क्या था, क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता था, उसमें और उसमें यही डिफरेंस है। बट वो क्या है, सिंटेक्स लिखने का जो मेथड होता है, जो सिंटेक्स का स्टाइल कह लो, वो चेंज हो जाता है। इसमें हम एज एएसपी को फॉलो करते हैं, उसमें हम शॉर्ट टैग्स या एचटीएमएल को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज किया था, यहाँ हमने परसेंट का साइन यूज किया है। आगे है कि पीएचपी की कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, वैसे ऑलमोस्ट आप लोगों ने ये दूसरी लैंग्वेज में पढ़ी हुई है, बट हम पीएचपी में पढ़ते हैं इनको, कि इनका पीएचपी में कुछ मतलब डिफाइन कर। वैसे तो ऑलमोस्ट हर एक चीज सेम ही होती है एज ए थ्योरेटिकली, बट उनको लिखने का जो स्टाइल होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो पीएचपी जो हमने पहले ही पढ़ा था, पर्सनल होम पेज कह सकते हो, हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर कह सकते हो, ठीक है ना। जैसे हम PHP 6 की बात करते हैं, या अपेचे का सर्वर है, वो जो हमने पीछे ही पढ़ लिया है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, इनको दोनों को सपोर्ट करता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। ये इसका बेसिक कुछ पॉइंट है जो हमने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है ना, कि आप एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्रिएट करोगे, यूज करोगे, उसके बेस पर आप एक वेब पेज बनाते हो, और वेब पेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपके पास एक सर्वर होना चाहिए। तो जैसे इसने एग्जांपल लिखा है, या पैची का भी यूज कर सकते हो, या वैम्प होता है, जैम्प होता है, ये सारे आपके, और डिपेंड करता है फिर सर्वर आपने कौन सा बनाया है, एज ए लोकल और रिमोट, ठीक है ना। लोकल के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है लोकल होस्ट। जब भी आप
आपके पीसी पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कराओगे, यानी आज जब आपका पीसी, आपका लैपटॉप एज ए सर्वर और एज ए क्लाइंट यूज होएगा, तो हम डायरेक्ट उसके लिए लोकल होस्ट कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना। लोकल होस्ट का मतलब है कि जो भी सर्वर आपके पीसी पर इंस्टॉल है वो बाय डिफॉल्ट में उसके लिए ही यूज होता है। तो सर्वर कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कौन सा सर्वर इंस्टॉल किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी कह सकते हो। आगे बचे टोकन्स। टोकन्स आपने हर एक लैंग्वेज में पढ़ा होगा, एक बेसिक सा कंपोनेंट्स, ठीक है ना, जो हर एक लैंग्वेज में यूज होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। ठीक है ना। तो उसके पार्ट्स हैं आपके कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स, इस टाइप से। कीवर्ड क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व कीवर्ड जो किसी भी लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में है ना, बट उनके हो सकता है कोई किसी लैंग्वेज में हो, कोई किसी में हो, कुछ कॉमन हो सकते हैं, जैसे फॉर है, डू है, वाइल है, गो टू है, ब्रेक है ना, रिटर्न है, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्ट, ये वो कुछ कॉमन होते हैं कि आप देखोगे हर एक लैंग्वेज में यूज होते हैं। लिखने का मेथड थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है ना, जैसे CONST लिख दिया इसमें, किसी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट पूरा भी लिखा जाता है, तो वो डिपेंड करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। आइडेंटिफायर क्या होता है बच्चे? जब आप एक कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन, कोई क्लास डिफाइन करते हो ना, तो आप उसको नेम देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अब आप लोगों का क्लास में एक रोल नंबर आपकी आइडेंटिफिकेशन है ना, आपका नेम सेम हो सकता है, जैसे अमन 2 है, सिमरनजीत 2 है ना, ऐसे कोई भी बच्चा 2 नाम के हो सकता है, बट आपको आपकी क्लास में जो आइडेंटिफाई करता है वो आपका रोल नंबर है ना। बाहर से कोई अगर आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है तो पूछेगा ये बच्चा है, उसका रोल नंबर ये है। तो अगर नेम बताएगा तो कंफ्यूजन भी हो सकता है ना, कि एक क्लास में 2-3 नाम के सेम बच्चे हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई है जो क्या यूनिक है। तो वही आपने जो एक लैंग्वेज में कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, कोई फंक्शन डिफाइन करना है, कोई क्लास डिफाइन करनी है, तो आपको उसको एक नेम देना पड़ेगा, ये एक मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है ना। अदरवाइज पता नहीं चलेगा ना कि किस नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको आप वैल्यू असाइन करते हो, या कोई उनसा फंक्शन है जिसको आप कॉल करते हो उसका नेम क्या है, ये क्लास आपने कोई बनाई है उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक नेम असाइन करना है उसको जब आप उसको डिक्लेयर करते हो। तो उसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज की सेम ही होती हैं। जैसे इसमें लिखा है कि आप अल्फाबेट, करेक्टर, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है ना, डिजिट के नाम मतलब से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल करेक्टर या की रिजर्व होती हैं, जो रिजर्व की है जो भी हमने ऊपर पढ़ा, आप उनका यूज नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दे सकते, जैसे ए बी है, ए स्पेस बी नहीं आप यूज कर सकते, ए बी अकेला यूज कर सकते हो एक वेरिएबल का नेम, स्टाई वैल्यू भी यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप से आप इनको एक आइडेंटिफायर को, एक वेरिएबल को एक नेम असाइन कर सकते हो, और वो नेम क्या है, आइडेंटिफायर। आगे बच्चे वेरिएबल, वेरिएबल क्या है कि ऐसा एक हम मतलब जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं और जिसकी वेरिएबल की मतलब कि जो एक वैल्यू को कैरी करता है, ठीक है ना। तो PHP में क्या होता है कि हम डॉलर साइन से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप कहीं पर कैसे यूज करते हो चेंज होती रहती है, तो उसको अभी आपने जो नेम देना है, तो PHP में क्या कंडीशन है कि आपको, हेलो बच्चे आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है आवाज। नहीं एक बच्चे ने मैसेज डाला हुआ है ना कि सर वॉइस नहीं आ रही, स्लो है काफी। तो जो हम वेरिएबल की बात कर रहे थे, तो वो डॉलर साइन से आपने डिक्लेयर करना है, यानी कि जैसे $A लिख दिया, तो $A का मतलब है कि आपने PHP में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नेम A है, और उसके साथ आपने हमेशा
ये कंडीशन है, मैंडेटरी है कि आपने डॉलर साइन का यूज करना है। अभी आप क्या है पीएचपी में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है कि केस सेंसिटिव होती है, जैसे एग्जांपल यहाँ डाला है, कैपिटल एन और कैपिटल स्मॉल एन में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अलग अलग ट्रीट किया जाएगा जबकि आपका कोई भी सर्वर उसको इंटरप्रेट करेगा तो वो देखेगा अगर डॉलर नेम एक स्मॉल में है या डॉलर ए विद कैपिटल है तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा वो, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो कैपिटल में है या स्मॉल में है, ठीक है ना, ऐसा जो भी हो सकता है। वही सेम कंडीशन है इसकी, अंडरस्कोर से आप यूज कर सकते हो A to Z 0 to 9 ये करके। हाँ, स्पेस इसमें भी नहीं यूज कर सकते आप, जो ऊपर हमने पढ़ा है सेम कंडीशन है। अगर बच्चे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसमें आपका पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या है, इक्वल का साइन है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मतलब हर एक लैंग्वेज में यही होता है कि आप इक्वल का यूज करते हो, तो जो राइट में वैल्यू होती है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल को असाइन हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि डॉलर का साइन यूज किया गया, यहाँ पाई लिखा है, ये उसकी वैल्यू है। तो जब आप वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो यानी कि पाई की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो वो क्या वैल्यू आएगी, 3.14159 जो भी आपने लिखा है। ये सर्कल का निकाल दिया कि आप एक सर्कल के एरिया की वैल्यू निकालते हो, ये क्या है, एक रेडियस होगी ना, पाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कल का फार्मूला होता है इसका निकालने का, ठीक है ना। लिखा इसने देखो ऐसे। अब इसमें क्या है कि एक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कि इको, पहले भी बताया था कि इको किसके लिए यूज होता है, कोई भी वैल्यू आपने प्रिंट करानी है तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो ये तो एक मैसेज है एरिया ऑफ सर्कल, अब कोलन के बाद उसने क्या वेरिएबल का नेम लिखा है यहाँ पे, यानी कि जो वैल्यू कैलकुलेट होकर यहाँ पर आई है सर्कल अंडरस्कोर एरिया, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। बट ये पहले वाला एज ए मैसेज है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का नेम यूज किया गया। अगर यहाँ पर हम ये डॉलर हटा देंगे ना तो आपका प्रिंट नहीं आएगा, सर्कल अंडरस्कोर एरिया की जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, वो सिंपल प्रिंट हो जाएगा एज ए टेक्स्ट, ठीक है ना। अभी क्योंकि यहाँ पर आपने उसको एज ए वेरिएबल यूज किया तो उसमें जो वैल्यू ऊपर असाइन हुई है पाई इंटू आर स्क्वायर, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसमें सेव है, तो इसलिए वो आउटपुट उसका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपने जब आप इको का यूज करोगे। मैंने पहले भी बताया था कि आप अगर डबल इन्वर्टर कोमा में यूज करते हो एक टेक्स्ट कंटेंट को तो वो एज प्रिंट हो जाता है। बट यहाँ पर हमने क्या किया, इसके साथ डॉलर यूज होता है, लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है देखो कि वो डॉलर सर्कल अंडरस्कोर एरिया क्या है, एक वैल्यू है, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दी है, XYZ जो भी वैल्यू है 2 4 6 है ना, जैसे कैलकुलेटर हो जाती है। तो इसलिए इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है ना। यहाँ रीअसाइन कर सकते हो बच्चे। रीअसाइन का मतलब होता है कि आपने सेम वेरिएबल को दो वैल्यू असाइन कर दिया, तो जो लेटेस्ट स्टेटमेंट होती है ना, जो सबसे लास्ट में होती है, वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू रहती है। हेलो बबली, आवाज नहीं आ रही बच्चे? फोरों में तो आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर अगर डॉलर वेर इज इक्वल टू 5 है तो अब जब आप इसको विद ई को प्रिंट कराओगे तो 5 ही प्रिंट होएगा, चाहे आप ऊपर उसमें दो स्टेटमेंट लिखी है चाहे चार लिखे हैं, जो लेटेस्ट होएगी वो कौन सी कंसीडर होएगी आपकी, जैसे लास्ट में यहाँ डॉलर वेर इज इक्वल टू 5 है तो 5 ही यहाँ पर प्रिंट होएगा जब आप इसको वैल्यू को प्रिंट कराओगे।
तो ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन ना कराएं, जैसे हम सिंपल डिक्लेयर कर देते हैं ना एक वेरिएबल को, तो उसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं होती, वो अनअसाइंड वेरिएबल पे आ जाता है। ठीक है ना। अब मान लो आपने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, तो आज जब आप उसकी वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो उसमें कोई वैल्यू तो असाइन होएगी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई बाय डिफॉल्ट में वो वैल्यू प्रिंट करा दे। ठीक है ना। बट हमने उसको मैन्युअली कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई। ठीक है ना। उन तो उस इस टाइप के वेरिएबल को हम कॉल करते हैं एज ए असाइंड वेरिएबल। ठीक है ना। यानी कि हमने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई, जस्ट हमने उसको अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है। आगे वेरिएबल के स्कोप। जब आप किसी भी लैंग्वेज में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसका एक स्कोप होता है कि कहाँ तक आप उसको यूज कर सकते हो। प्रोग्राम में आप उसको कहाँ कॉल कर सकते हो, कहाँ उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो, कहाँ उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो वो सब डिपेंड होता है आपने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया है। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको जो उसके स्कोप डिफाइन किए गए हैं वो उसको फॉलो करता है नहीं करता है ना। तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। वो लोकल हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, कौन सा वेरिएबल है। तो हमारे पास PHP में 3 टाइप्स के स्कोप्स हैं, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल, स्टैटिक। ठीक है। जब आप इनको डिफाइन करोगे या यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल होता है जो आपने एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ये ये देखो, पहले इसका एग्जांपल देखो फिर क्लियर होएगा। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल यूज किए हुए हैं। ठीक है ना। एक है $var इज इक्वल टू 5 और एक यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया है। अब ये क्या है कि आप इसकी वैल्यू को तो प्रिंट करा रहे हो फंक्शन के अंदर, बट आपने इसको डिक्लेयर किया है जो ग्लोबल वेरिएबल है ना। तो ग्लोबल वेरिएबल हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते PHP के अंदर। तो आपको वो आगे जाके बताएंगे कैसे यूज कर सकते हैं। बट अगर अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे एक वेरिएबल तो डिक्लेयर किया हुआ है, उसको एक स्टेटमेंट के अंदर उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा दिया है। बट जब आपने फंक्शन को कॉल किया, ये मेथड होता है फंक्शन को कॉल करने का PHP के अंदर, उसका नेम, ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। ठीक है ना। तो जब आप उसको कॉल करोगे तो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, है ना। बट वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि जब आप वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो वो वेरिएबल एज ए लोकल है और जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो ग्लोबल है। ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। स्टेटमेंट आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बट उसमें कोई आउटपुट शो नहीं होएगा। ठीक है ना। तो ये कहता है कि आपको अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर, तो कि जिसकी वैल्यू आपने अलग से असाइन की हुई है। तो ये आपका एज ए लोकल काम कर रहा है, ये आपका ग्लोबल काम कर रहा है। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ आ गई। अगर आप पहले वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट दिखाई नहीं देगा क्योंकि आउटपुट के लिए जो आपने वेरिएबल यूज किया है वो लोकल है और जिस वेरिएबल को आपने जहां पर वैल्यूज को असाइन किया, डिक्लेयर किया है, वो ग्लोबल है ना। तो ग्लोबल के लिए बच्चे हमने क्या करना पड़ता है कि जिस वेरिएबल को आपने ग्लोबल डिक्लेयर किया है उसको आपने कहीं पर कॉल करना है तो उसके साथ आपने ग्लोबल कीवर्ड यूज करना है। ठीक है ना। हो सकता है आप जावा प्रोग्राम है आपके पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें आप जब ग्लोबल को कॉल करते हो, यूज करते हो, तो उसका मेथड हो सकता है कुछ और हो, तो मुझे ध्यान में नहीं। बट इसमें क्या होता है, आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। यानी कि आपने अपने मतलब सर्वर को बताना पड़ेगा जब वो इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करेगा कि ये जो वेरिएबल है ये एज ए ग्लोबल डिक्लेयर है, तो वो कहीं पर भी हो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। इसीलिए हमने उसके साथ ग्लोबल कीवर्ड यूज किया है। तो अब की बार क्या हो जाएगा, 15 आउटपुट आ जाएगा आपका। ठीक है ना। क्योंकि ये हमने उसको एज ए ग्लोबल को एक्सेस कर लिया। ये इनमें डिफरेंस है। चलो पहले ना अटेंडेंस दो, फिर टाइम हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसमें बाद में पढ़ेंगे।
जिसका मैं बोलता रहूंगा ना वो लीव करते रहना चाहे। रोल नंबर 9 प्रेजेंट है, 4 है। प्रेजेंट सर। मैं बोल रहा हूँ, आप मत बोलो। 4 है, 5 है। उसके बबली आपका क्या रोल नंबर है? सर 12। 12 है। 12 के बाद है 4 हो गया, 5 हो गया, 8 है, 10 है, 13 है, 17 है, 7 है, 19 है, 27 है, 27 के बाद 14 है, 23, 28। ये 4 2 बार क्यों आ गया बच्चे? 2 बार ज्वाइन किया आपने? 25 है, 27 है क्या? 27 का हो गया बच्चे। ओके सर। 18 है, सर 7 14 हो गया सर। 7 हो गया। एक मिनट रुक जा बच्चे। 6 है, 31 है, 32 है। अब बताओ किसी का रहता है तो बोलो। सर 7 7 7 7 हो गया, सर 14 14 हो गया, 18 हो गया, सर 18 ठीक है, 18 22 हो भी गया। हो गया, 25 भी हो गया, 9 हो गया सर। है 13 रोल 9 नंबर। हो गया। हाँ 9 हो गया, 13 भी हो गया बच्चे। ओके ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਚਪੇੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਕੰਦ ਬੰਦੇ। हेलो बबली, आपने लीव कर दिया? आपको क्यों नहीं आवाज आ रही? सभी को आ रही है, या तो आपके साइड नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैंने अब रिज्वाइन किया, अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी। चलो ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो होती है, मैं शेयर कर दूंगा, आप सुन लेना ठीक दोबारा, है है ना। सर। सर गूगल क्लासरूम बना लो। ओके सर, हाँ थैंक बच्चे यू। वो बना लेते हैं, ठीक है बच्चे, ओके।